हेलो वॉन्गसन लवर्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग लियान मिनसन इवन चाइना छोड़ के अमेरिका वापस चला आता है। विंग अगले दिन सुबह घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो बहुत दुखी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और अपसेट थे। एक तो वांग जी से दूर होने का गम विंग के दिल में कांची की तरह चुभ रहा था, और दूसरी तरफ पूरा रात ट्रैवल करके विंग का हालत भी बहुत ज़्यादा खराब था। विंग जब घर पहुंचता है तो उसके सीजे और उसका ब्रदर जियांग चैंग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग को देख के वो लोग चौंक गए क्योंकि विंग उन्हें बिना बताए आया था। विंग को ऐसे हालत में देखकर वो दोनों टेंस्ड हो गए और उसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, वो बिना बताए ऐसे क्यों चला आया। उसका आने में तो अभी भी 1 महीना बाकी था ना। दरअसल विंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में अभी 20 दिन था और वो 10 डेज एक्स्ट्रा चाइना में रह के चाइना को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन उससे पहले वो घर चला आया था, इसलिए वो लोग उसको देखकर सरप्राइज थे। पर ऊपर से विंग का हालत बता रहा था कि वो कुछ ठीक नहीं है। उस सोफा पे बैठ के विंग अपने सिस्टर और ब्रदर को सभी बातें बता दिया। वो लोग विंग से बहुत प्यार करते थे और कभी भी विंग को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया या फिर किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, इसलिए वो लोग भी मान गए विंग के बातों से। उन्हें पता तो था कि विंग कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, उसे सब कुछ क्लियर करके आना चाहिए था, लेकिन विंग की खुशी के लिए उन्होंने विंग से कुछ नहीं कहा। जियांग चैंग ने उसके सीजे से कहा कि वो बाद में विंग से बात करेगा और विंग को रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। अभी विंग को घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और विंग बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था। यहाँ तक कि विंग को कई सारे प्रपोजल भी आया था, उसका कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग था, लेकिन विंग अभी भी इस स्टेट में नहीं था कि वो किसी के साथ शुगर डेटिंग स्टार्ट कर पाए, इसलिए उसने सबको पेंडिंग पे रखा था। वो बस अपने लिए कुछ वक्त चाहता था। और आचंग और उसके सीजे ने विंग को अभी कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन विंग घर पे जितना बैठ ज़्यादा टाइम रहता था उसे उतना ज़्यादा लंजा का याद आता था, इसलिए विंग सैड रहने लगा था। जियांग चंग कभी कभी कंपनी से वापस आके विंग को जबरदस्ती अपने साथ घुमाने लेके जाता था। तीनों सिबलिंग्स एक साथ घूमते थे और बहुत इंजॉय करते थे। वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जिसमें तीनों सिबलिंग्स के लिए 3 कमरा और एक एक्स्ट्रा कमरा था जो कि गेस्ट रूम था। विंग का बचपन में ही उसका मम्मी पापा का डेथ हो गया था। उसके मदर फादर के गुजरने के बाद मैडम यू और अंकल जियांग ने विंग को अडॉप्ट किया था। विंग बचपन से उनके साथ ही रहता आया था। अंकल जियान एक कंपनी रन करता था जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। बचपन से ही वो लोग अमेरिका में ही रहते आए थे। विंग जब 18 साल का था तब अचानक एक दिन जियांग कंपनी में किसी वजह से आग लग जाता है। मैडम यू और अंकल जियांग उस वक्त कंपनी के अंदर ही थे। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, इसीलिए अपने एम्प्लॉय को अंदर छोड़ के बाहर नहीं आ सके। वो लोग एक एक करके सभी एम्प्लॉय को निकल रहे थे कि तभी फायरिंग और ज़्यादा बढ़ गया और आखिरकार उन दोनों की वही मौत हो गया। वो कंपनी पूरा जल चुका था। विंग तो 15 साल का था, जियांग चंग 18 साल का और जियांग यानली 21 साल का था। तीनों ही तब अपने अपने स्कूल और कॉलेज में थे। जब उन लोगों के पास न्यूज पहुंचा तब तक उसके मदर फादर का डेथ हो गया था। मैडम यू और अंकल जियांग के मरने के बाद तीनों ने ही एक दूसरे को संभाला और मेंटली सपोर्ट किया। कंपनी तो पूरा जल चुका था, बचा था तो एक बड़ा सा जियांग मेंशन, कुछ गहने, कुछ पैसे और इंश्योरेंस के पैसे। जियांग यांगली तब कॉलेज पास थी और वो बहुत ही समझदार थी, इसलिए जो एम्प्लॉय का डेथ हो गया और जिनको सीरियस इंजरी हुआ था उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स को वो लोग अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनके भी फैमिली मेम्बर, बीवी बच्चे था, इसीलिए जियांग यानली ने एक लॉयर हायर किया और उन सारे लोगों को कंपनसेट किया। उन सारे फैमिलीज का पैसे देकर उनके फैमिली को सपोर्ट किया। अब हालात ऐसा हो गया था कि वो तीनों के पास ही कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था जिससे चलते वो लोग अपना पढ़ाई और बाकी सारे खर्चा निकाल सके। इसीलिए उन तीनों ने डिसाइड किया कि इतना बड़ा जियांग मेंशन का वो तीनों क्या करेंगे। वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट रेंट पे लेकर रह लेंगे और जियांग यानली अपने लिए कुछ काम ढूंढने की, ताकि वो अपने भाइयों का खर्चा उठा सके। उन्होंने जियांग मेंशन को बेच दिया और एक अपार्टमेंट रेंट पे रह के रहने लगे। अपार्टमेंट को बेचकर जितना पैसा वो लोग कमाया था सभी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ महीने बाद उन लोगों का हालत ऐसा था कि उन्हें खाने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा था। जियांग यानली अपने लिए काम ढूंढ रही थी, लेकिन उसे काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फाइनली उसे एक काम मिल जाता है क्योंकि वो कॉलेज कंप्लीट किया था और जियांग चंग तब हाई स्कूल को कंप्लीट किया था।
वो भी अब जॉब करना चाहता था क्योंकि उसका सीजर का अकेले का बस नहीं है कि वो तीनों का खर्चा निकाल सके। एक तो घर का रेंट, ऊपर से उन लोगों का खाने का, पीने का, रहने का सबका खर्चा वो अकेली कंधों पे नहीं उठा सकती थी। इसीलिए जियांग चंग ने भी अपने लिए एक काम ढूंढने का डिसाइड किया। उसने बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया लेकिन सभी जगह से उसे रिजेक्ट ही मिल रहा था। फाइनली एक कंपनी ने उसे हायर कर लिया था जो कि एक स्टार्टअप कंपनी था। लेकिन जियांग चैंग को वहाँ पे फुल टाइम काम करना पड़ता था। वो कॉलेज कंप्लीट करना चाहता था लेकिन उसके चलते वो कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया और विंग बस 15 साल का था और वो हाई स्कूल में था। जियांग चैंग का कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, इसलिए उसने कैसे भी करके फाइनल ईयर कंप्लीट किया और अपने कॉलेज की डिग्री को हासिल किया। और विंग वो तो अभी हाई स्कूल में था। वो भी अपने सिबलिंग्स का हेल्प करना चाहता था लेकिन उसे अपने लिए कोई सूटेबल काम ही नहीं मिल रहा था। उसे ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि उसके सिस्टर और ब्रदर जो कि इतने मेहनत से अर्न कर रहे हैं वो उसके स्कूल में के फीस में ही लग जाता था। इसीलिए विंग ने भी कई सारे पार्ट टाइम जॉब किया और अपने हाई स्कूल को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसे एक अच्छा खासा जॉब चाहिए था ताकि वो उनके सिबलिंग्स को फाइनेंशियली हेल्प कर सके, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था सिवाय पार्ट टाइम जॉब के। वो बहुत ज़्यादा दुखी था और एक दिन एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तभी उसे दो लड़के दिखाई दिया जो कि वहीं पे एक टेबल पे जाके बैठ गया। एक का एज बहुत ज़्यादा कम था, मानो कि वो 20 साल या फिर 18 साल का होगा, और दूसरा इंसान जो 50 से भी ज़्यादा एज का लग रहा था। और इनको इसे देखकर बहुत ही घिन आता है। उसे उल्टिया फील होने लगता है कि आखिर इतना छोटा सा इंसान इतना बड़ा इंसान को कैसे डेट कर सकता है वो। लेकिन वो उन लोगों को कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने स्माइल मुंह पे एक स्माइल लेके दोनों को खाना सर्व किया। विंग ने देखा कि वो इंसान उस लड़के का हाथ पकड़ रहा था, उसके साथ स्वीट स्वीट बातें कर रहा था, लेकिन उसने उसको मतलब कहीं भी इधर उधर फिजिकल टच करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन वो उस इंसान जो उस लड़के का हाथ पकड़ रहा था, विंग को इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़के से बात करेगा कि आखिर वो इस बुढ़े इंसान को डेट क्यों कर रहा है। खाना होने के बाद जब वो ओल्ड इंसान कैश काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया तो विंग उस लड़के के पास आके खड़ा हो गया और उसे पूछा कि क्या वो उससे बात कर सकता है। उस लड़के ने भी स्माइल करके हाँ कह दिया। विंग ने तब उसे पूछा कि देखो तुम अपने आप को, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे एज तो 20 से भी ज़्यादा नहीं लग रहा है देखकर, तो आखिर तुम्हारे ऐसा क्या मजबूरी है कि तुम इस ओल्ड इंसान को डेट कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इनअप्रोप्रिएट है। तुम्हें अपने ही जैसा कोई हैंडसम इंसान ढूंढना चाहिए जिसका एज ज़्यादा नहीं हो, ना कि कोई एज्ड इंसान। तब उस लड़के ने उसे विंग को बताया कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, मतलब डेट कर रहे हैं लेकिन ऐसा डेट नहीं कर रहे हैं, वो बस उसका शुगर डैडी है। विंग को तब शुगर डैडी का मतलब पता चला था। उस लड़के ने अपना नाम मैंगियो बताया और उसने कहा कि वो दोनों बस कुछ दिन के लिए ही साथी है। उसने विंग को पूरी बात बैठ के समझाया कि आखिर शुगर डेटिंग क्या होता है। उसने विंग से कहा कि अगर विंग भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हुआ। उसने कहा एव, मैं ऐसे बुढ़े लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तब मैंगियो ने विंग से कहा कि इस फील्ड में सिर्फ बुढ़े लोग ही नहीं होते, वो लोग जो लोग बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करता है, जिसका कंपनी देने के लिए कोई नहीं होता, वो लोग अपने लिए शुगर बेबी ढूंढते हैं और मैंगियो उसी लोगों के लिए काम करता है। वो कुछ दिनों के लिए उनका शुगर बेबी बनता है, बदले में उसे सब कुछ मिलता है। उसे ब्रांडेड कपड़े, शूज़, पैसा सब कुछ मिलता है, बड़े बड़े पार्टीज में जाने को मिलता है, बहुत 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 अच्छा खाना खाने को मिलता है, 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जाने को मिलता है। इसी तरह से उसका लाइफ बहुत अच्छा बीतता है। उसे काम करने की एक्स्ट्रा की ज़रूरत भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी जब उसका फिजिकल नीड्स होता है और जब उसे कोई लड़का पसंद आता है तो वो उन लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लेता है, इससे उसका फिजिकल नीड भी पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि उन लोगों को फिजिकल होना ही पड़े, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो, उसी हिसाब से वो लोग तुम्हें पे करेंगे। लेकिन काम बस इतना है कि क्लाइंट के साथ उसके हर पार्टी में जाना होगा, उसको हर जगह कंपनी देना होगा ताकि वो अकेला फील ना कर पाए, उसके साथ बातें करना होगा, बस इतना ही। तब उनने उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद उसने और भी 2-4 दिन मैंगिया को नोटिस किया जो कि अलग अलग मेंस के साथ आते थे। उनमें से कई सारे तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता था और कई सारे बहुत ही ज़्यादा एज्ड इंसान होता था। धीरे धीरे विंग को उसमें इंटरेस्ट आने लगा और वो मैंगिया से जाके पूछने लगा कि आखिर वो
मतलब उन लोगों के बीच क्या क्या बातें होता है, कैसे क्या करता है मैंगिया। धीरे धीरे उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करके भी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रहा था। और दूसरी तरफ मैंगियाओ था, जो कि शुगर डेटिंग करके एक वीआईपी लाइफस्टाइल लीड कर रहा था। एक दिन मैंगियाओ के साथ बात करते करते विंग ने कहा कि वो भी करना चाहता है। उसने अभी तक उसके सिस्टर और ब्रदर से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन उसे बस ये एक बार ट्राई करने का मन था कि आखिर कैसा होता है और क्या फीलिंग होता है। तो मैंगियाओ ने उसे एक क्लाइंट का नंबर दिया। जल्दी ही एक क्लाइंट ने विंग को फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ कांटेक्ट किया कि वो उसे विंग को उस इंसान के साथ कुछ दिन रहना होगा, उसके साथ बातें करना होगा, उसके साथ पार्टीज़ में जाना होगा, रेस्टोरेंट पे जाना होगा, जिसके बदले वो विंग को बहुत ज़्यादा पैसा देगा। विंग को ये डील अच्छा लगा तो उसने हाँ कर दिया। फिर जब उसने अपने सीजे और जियांग चंग को बताया तो वो दोनों इस प्रपोजल के सख्त खिलाफ थे, लेकिन विंग के काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद वो लोग मान गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक विंग को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। इसी तरह से विंग का शुगर डेटिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल था, मानो किसी भी लड़की से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलने लगा। धीरे धीरे विंग ने बहुत अच्छा अर्न करना भी स्टार्ट कर दिया। अब तो वो दोनों सिबलिंग्स जितना कमा पाता, विंग अकेले ही उससे कहीं ज़्यादा कमा लेता था। सिर्फ पैसा ही नहीं, उसे ब्रांडेड क्लोथ्स, शूज़ और फिर कार्स और कई सारे गिफ्ट मिलने लगे, क्योंकि एक तो विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था और ऊपर से उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, इनमें एक चीज़ था कि विंग सिवाय हाथ पकड़ने के अलावा उन क्लाइंट के साथ और कुछ भी नहीं करता, मतलब कि उन लोगों को ना ही टच करता था, ना ही उन लोगों को अपने आपको टच करने देता था। जैसा कि उसने लंजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट वो सभी लोगों के साथ बना लेता था। उन्होंने पहले से ये सोच लिया था कि वो अपना वर्जिनिटी सिर्फ उसी इंसान के साथ लूज़ करेगा जिसे वो प्यार करेगा, लेकिन विंग को नहीं लगा था कि वो कभी भी किसी को प्यार कर पाएगा, क्योंकि अब शुगर डेटिंग उसके लिए नॉर्मल हो गया था और वो इतने सारे इंसानों के साथ मिल रहा था कि उसे धीरे धीरे इन प्यार इश्क इन सब से कोई लेना देना ही नहीं रहा। पहले तो उसके सिबलिंग्स उसके इस काम के अगेंस्ट था, लेकिन धीरे धीरे जब विंग को अच्छा सा कमाई होने लगा और विंग ने अपने आप को सभी से संभाल के रखा, तो उन लोगों को भी ज़्यादा आपत्ति नहीं हुआ और आज तीनों सिबलिंग्स एक अच्छे लाइफ लीड करते थे। अब प्रेजेंट में चियांग चंग विंग को एक रेस्टोरेंट पे लेके आता है और उसे कुछ अच्छा खिला के उसके मूड को फ्री करता है। जियांग चंग ने विंग से कहा कि उसका काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, अगर विंग वो काम नहीं करना चाहता तो वो ये लाइन छोड़ सकता है, लेकिन विंग ने कहा कि वो करेगा। वो बस अपने लिए कुछ समय चाहता था जो कि उसे मिल चुका था और वो वापस अपने पुराने लाइफ में जाना चाहता था। विंग ने सभी कॉन्ट्रैक्ट को देखा और उसे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल लगा, तो उसने उसे शुगर डेटिंग करने के लिए हाँ कह दिया। उस डेटिंग के मुताबिक दोनों एक साथ मिलते हैं और सब कुछ तय करते हैं। विंग जिसके साथ शुगर डेटिंग करने के लिए राजी हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका नाम लुहान था। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसका एज 30 से ऊपर नहीं था, 30 या फिर 28 होगा। और दूसरी तरफ विंग 24 ईयर्स का था। आज विंग को लुहान के साथ एक पार्टी में जाना था, जो कि एक रेस्टोरेंट में था। विंग अपने पुराने सभी यादों को भुला के एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहता था। उसे पता था कि वो भूल तो नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि लंजा उसका पहला प्यार था, लंजा वही इंसान था जिसके साथ उसने अपनी वर्जिनिटी को लूज़ किया था। विंग के पास अपना कहने के लिए बस वही था, लेकिन वो भी उसने लंजा को दे दिया था और वो लंजा को कैसे भूल सकता था। लेकिन ये विंग का प्रोफेशनल लाइफ था। विंग ऐसे ही हमेशा वांगजी के लिए मजनू नहीं बना फिर सकता, उसे भी अपना लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कल करे सो आज करे। अब वो भी अपना लाइफ में मूव ऑन होना चाहता था, इसलिए उसने लुहान को हाँ कर दिया था। आज रात विंग बहुत अच्छे से तैयार होता है। लुहान एक काफ़ी ज़्यादा रईस इंसान था। उसने विंग को एक पार्लर में लेके गया और विंग का मेकओवर किया। उसे बहुत अच्छा एक ब्रांडेड सूट दिलवाया और उसे अपने साथ पार्टी में लेके चला गया। जिस रेस्टोरेंट में पार्टी था, लुहान उसी रेस्टोरेंट का बॉस था। वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व इंसान था और कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली उसे शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था। इसलिए उसने विंग को शुगर डेटिंग करने के लिए चुना था, ताकि वो विंग को ले जाके अपने पेरेंट्स के सामने ये दिखा सके कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है।
इसलिए उसने विंग को बहुत अच्छे से तैयार किया था, क्योंकि लुहान के मदर फादर को लड़के पसंद नहीं, और लुहान अगर किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बताएगा तो उसके मदर फादर जरूर इस रिश्ते के खिलाफ होगा। और इसी बहाने लुहान उन लोगों को कह देगा कि उसे कोई लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं रहता, वो सिर्फ बॉयज़ में इंटरेस्ट है। वो विंग को दिखाएगा। उसके मदर फादर जब इस रिश्ते के लिए ना कर देगा तब लुहान को अपना स्पेस मिल जाएगा। उसे उसके फैमिली वाले शादी के लिए जब भी फोर्स करेगा वो तब भी बोलेगा कि उसके पास बॉयफ्रेंड है, अगर मानना है तो उसी में मानो और नहीं तो भूल जाओ। प्लान के मुताबिक वो विंग को ले जाके अपने मदर फादर से मिलवाता है। उसके मदर फादर एज एक्सपेक्टेड विंग को उसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया और लुहान को साइड में ले जाके काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी। विंग अब बार काउंटर पे था। उसे लुहान के उस ड्रामे को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए वो दूर से लुहान को देख रहा था कि उसे कैसे अपने मदर फादर से डांट पड़ रहा है। उन लोगों ने कुछ दिनों से साथ रहने का डिसाइड किया था ताकि वो अपने मदर फादर को बता सके कि वो लोग साथ थे। पर इन दिनों में विंग लुहान को थोड़ा थोड़ा जान पाया था कि लुहान एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और दोनों के बीच अच्छा तालमेल बैठ गया था। दोनों के बीच एक अच्छा दोस्ती हो गया था। अपने मदर फादर से डांट खा के लुहान विंग के पास आके खड़ा हो गया ताकि वो अपने मदर फादर और अपने फियोन्से को जला सके। दरअसल लुहान के मदर फादर ने उसके लिए एक लड़की डिसाइड किया था जो लुहान को पसंद करती थी, और इसीलिए लुहान ने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था। विंग लुहान के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था, उसके टांग खिंचाई कर रहा था क्योंकि उसे अपने मदर फादर से क्या क्या सुनने को मिला। तभी विंग अपने ऊपर किसी का इंटेंस निगाहें फील करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगा अपने अंदर। उसके अंदर मानो उथल पुथल हो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उसने अपना सिर घुमा के देखा तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके ना ही विंग को उम्मीद था और ना ही उसका आंखों को यकीन हो रहा था। उसे लगा कि ये उसका दिमाग का भ्रम है, इसलिए वो अपने सिर को हिला के लुहान के साथ बातें करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो इंसान विंग के पास आ रहा था। विंग का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वो इंसान विंग के पास आके खड़ा हो गया। विंग को अपने आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था। उसने लुहान से कहा कि मुझे चिमटी काटो। लुहान ने विंग को चोटी काटी। तब विंग अपना सेंस में आया। उसने देखा कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है, ये सच में लंजा था जो कि उसके बगल में आके खड़ा हो गया था और उसे गुस्से से देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम यहाँ? लन वांगजी ने कहा, क्या सरप्राइज हो गया मुझे देख के? क्या तुम्हें नहीं लगा था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा? वैसे तुमने कोशिश तो बहुत की अपने आप को हाइड करने की, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि मैं लन वांगजी हूँ। विंग का लेग शेक कर रहा था। वो लंजा को देख के बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और ऊपर से उसे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो क्रिस से बात कर रहा था और लंजा उसे घेर रहा देख लिया ऐसे क्रिस से बात करते हुए। वांगजी को लुहान के बारे में पता था कि विंग अब लुहान के साथ सुपर डेटिंग कर रहा था, इसीलिए वो उन दोनों को और भी ज़्यादा घूर रहा था। फाइनली वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा और लुहान से कहा, एक्सक्यूज मी, और फिर विंग को लेके रेस्ट रूम की तरफ चला गया। दरअसल जब विंग छोड़ के चला गया था लैन मैंसन को, उसके कुछ देर बाद ही अंकल वापस आए थे। अंकल एक बिजनेस मीटिंग पे गया था। लैन कंपनी का बहुत सारे ब्रांचेस था चाइना में। उनमें से 3 मेन ब्रांचेस था जो कि एक लैन सिचन, एक लैन वांगजी और एक लैन चिरन संभालता था। लैन चिरन को किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था, इसलिए उसे आते टाइम देर हो गया। उसे उम्मीद तो नहीं था कि विंग उसे बिना मिले ही चला जाएगा। वो लैन मैंसन वापस आके दौड़ते दौड़ते विंग के कमरे की तरफ गया जिस कमरे में विंग रहता था। उसने देखा कि सारा रूम खाली पड़ा है। विंग का एक भी कपड़ा भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ बेड पे एक लेटर था कि मैं जा रहा हूँ और नीचे लिखा था वेवुसियान। अंकल ने जल्दी से वांगजी को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या विंग लंजा को बताकर गया है, लेकिन लंजा ने कहा कि विंग कहाँ गया है, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो पूरी तरह से इस बात से क्लूलेस था कि विंग उसे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। अंकल चिरन ने कहा, लेकिन उसने तो कहा था कि वो तुम्हें बता के जाएगा। उसने तो मुझे भी बता के नहीं गया, यहाँ तक कि उस तो मुझे मिलकर भी नहीं गया। लंजा तुरंत वहाँ से वापस आ जाता है लन मैंसन, और आके वो तुरंत विंग के रूम की तरफ दौड़ के जाता है। उसका अंकल सोफा पे बैठे था डाइनिंग रूम के, लेकिन उसे अपने अंकल की बातों पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वो दौड़कर विंग के रूम की तरफ देखने के लिए गया। तब देखा कि रूम पूरा खाली है। वो धड़ाम से वहीं पर बैठ गया। उसका पीछे पीछे लैन चिरन भी आया और उसे वो लेटर पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ।
और नीचे लिखा था विंग। लांजा उस लेटर को पकड़ के रोने लगा। उसके आंखों से आंसू निकल गया। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मानो कि किसी ने उसके दिल में स्टैब कर दिया है और हजारों किल वांगजी के दिल में चुभाया जा रहा था। उसे ऐसा फीलिंग्स हो रहा था। ये फीलिंग्स तो उस फीलिंग से भी दर्दनाक था जो कि उसे उसके मदर फादर के डेथ के टाइम मिला था। वांगजी को ऐसे देखकर लैन जिरन तुरंत सिचन को फ़ोन कर देता है। उधर लैन सिचन ने आके देखा कि लैन जिरन भी रो रहा था और लैन वांगजी भी रो रहा था। दोनों ही रो रहा था। इधर लैन वांगजी इसलिए रो रहा था कि विंग चला गया और लैन जिरन इसलिए रो रहा था कि उसे लग रहा था कि शायद विंग उसी की वजह से चला गया। वो बार बार वांगजी से सॉरी कह रहा था कि आज वांगजी की इस हालत का जिम्मेदार वो है। जब सिचन ने पूछा कि अंकल कैसे इस हालत का जिम्मेदार है, तो जिरन ने बताया कि जब उन्होंने नोटिस किया कि विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो उन्हें डर लगा कि विंग शायद वांगजी को छोड़ के चला जाएगा, इसलिए वो विंग से बात करना चाहता था। तो उसने विंग को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेंशन किया कि उसने क्या लिखा था। विंग ने कहा कि उसे पता है और उसे गलती हो गया है, वो और आगे से नहीं दोहराएगा। लैन चिरन विंग को रोकना चाहते थे। उसे पता था कि वांगजी विंग को लाइक करता है, लेकिन वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधे हुए थे, इसलिए लैन चिरन ने विंग को कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद विंग को बताएगा, विंग को वहाँ से जाने नहीं देगा। उसके बाद उन्होंने वहीं से कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वहीं खुद आके उनके सामने रो रहा था और कहा था कि वो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे के दिल में लंजा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रहा था और वो अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। अंकल उसे कुछ और कहते इससे पहले उसने कहा कि उसे यहाँ से जाना होगा। अंकल ने उसे मना किया, लेकिन विंग ने कहा कि उसके फैमिली में कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए उसे जाना होगा। अंकल को लगा कि उसने वांगजी से भी इस बारे में बात किया होगा, इसलिए अंकल ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। आज विंग का फ्लाइट था शाम का। अंकल को लगा कि वांगजी विंग को छोड़ने जाएगा और विंग अंकल के और सिचन से मिले बिना तो नहीं जाएगा, लेकिन जब उसने आके देखा तो विंग कहीं पर भी नहीं था। विंग चला गया था और जब उसने वांगजी से पूछा तो विंग ने वांगजी को भी कुछ नहीं बताया था। दरअसल जब विंग ने जाने के लिए कहा था तो अंकल ने विंग से बोला था कि वो वांगजी को बताएगा, लेकिन विंग ने कहा था कि वो खुद वांगजी को बताना चाहता है, इसलिए अंकल ने उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। अंकल ने बोला, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मैंने तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा दिया। मुझे पता था कि तुम उसे पसंद करते हो। मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात भी नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं वो फिर से तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और तुम फिर से। वांगजी ने कहा कि अंकल, मैं विंग को प्रपोज करने वाला था। मैं उसे प्यार करता था, ये बात मैं उसे बताना चाहता था। उससे पहले ही हम दोनों के बीच नज़दीकी आ गया। मुझे लगा कि मैं अभी विंग को बताऊंगा तो उसे यह लगेगा कि मैं सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, मतलब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से मुझे गलत समझे, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद विंग को प्रपोज करूँगा, लेकिन उससे पहले ही विंग चला गया। अब मैं क्या करूँगा? वांगजी की बातों को सुनकर लन सिचन ने कहा, वांगजी रो मत, हम विंग को ज़रूर ढूंढ लेंगे। लेकिन वांगजी ने कहा, लेकिन ब्रदर कैसे ढूंढूं? वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सिचन ने कहा, वांगजी भूलो मत कि मैंने ही विंग को यहाँ पे लेके आया था। तुम ऐसे अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, तुम ऐसे टूट नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा मेरे भाई। अब तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे तो तुम विंग को कैसे ढूंढोगे? वांगजी ने कहा, भाई कुछ करो, मुझे विंग चाहिए। सिचान ने कहा कि रुको वांगजी, मैं मीचे को फ़ोन करता हूँ। मेरे फ्रेंड मीचे, उसने ही मुझे विंग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था और वो शायद विंग के बारे में कुछ जानता होगा, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। सिचान तुरंत मीचे को फ़ोन करने लगता है। मीचे उसे बताता है कि उसके पास विंग का कॉन्टैक्ट नंबर था, इसलिए क्योंकि उसने एक बार विंग के साथ शुगर डेटिंग किया था और उसी के चलते उसे विंग का नंबर मिला था। अदरवाइज़ वो विंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। दरअसल शुगर डेटिंग करते टाइम ही विंग को विंग के बारे में थोड़ा कुछ पता चला था और वो सब कुछ मिंगजे ने सिचन को पहले ही बता दिया था जब विंग उनके साथ काम करने वाला था। और उसने सिचन को विंग का नंबर इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि उसके साथ डेटिंग करते हुए मिंगजे को ये पता चला था कि विंग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था और वो सिचन के प्लान के अकॉर्डिंग परफेक्ट कैंडिडेट था जो कि वांगजी के साथ उस रोल को निभा सकता था। उन लोगों को मिंगजे से विंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला।
जितना पता चला वो उन लोगों को पहले से ही पता था। वांग जी और भी ज़्यादा टूट गया। सीचन ने कहा कि वांग जी, मुझे 1 हफ्ता टाइम दो, मैं तुम्हें विंग के बारे में सब कुछ डिटेल्स ला के दूंगा। सीचन, चिरन, वांग जी तीनों ही अपने अपने तरफ से कोशिश करने लगा था कि वो विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकल सके। उन्होंने डिटेक्टिव को हायर किया और उनके बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोला। फाइनली 1 हफ्ते बाद रिजल्ट उन लोगों के सामने था कि विंग अब तक किसी को डेटिंग के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने डिटेल्स मतलब लास्ट विंग के बारे में पता किया, उस दिन ही विंग ने किसी रोहन नाम के लड़के को डेटिंग के लिए हाँ कर दिया था। वो बस उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता। वांग जी को विंग के घर का एड्रेस सब कुछ पता चल गया था और ये भी पता चल गया था कि विंग किसी पार्टी में जाने वाला है रोहन के साथ। वांग जी ने आके जानबूझ के वही होटल अपने लिए बुक किया जिस होटल में रोहन का पार्टी था, और वांग जी वहाँ का एक वीवीआईपी गेस्ट था, इसलिए होटल वालों ने वांग जी को पर्सनली इनवाइट किया था उस पार्टी में शामिल होने के लिए। वांग जी के लिए यह तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। वांग जी ने तुरंत हाँ कह दिया जाने के लिए, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज वांग जी विंग के सामने था। आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वोट करना और कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसा हो रहा है। दरअसल स्टोरी में व्यूज़ तो आ रहा है, लेकिन लाइक 2-4 ही आ रहा है, ज़्यादा लाइक नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में वांगसियान को लेके काफ़ी सारा इमेजिनेशन है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद ही नहीं आ रहा है तो मेरा शेयर करने का क्या फ़ायदा। इसलिए ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसा लग रहा है। अगर 1-2 भी सुन रहा है तो प्लीज़ 1-2 जन ही कमेंट करना और बताना कि कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे गलती कहाँ हो रहा है, ताकि मैं अपने आप को और अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ज़्यादा और सुधार सकूँ। इतना देर स्टोरी को सुनने के लिए थैंक यू।